सिद्धांत नमो आर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लो सब साहुरां ऐसो पंचनकार सर्वपावपणासन मंगलाणं च सर्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। वैज्ञानिक प्रगति में किसी भी बात को अंतिम सत्य के रूप में नहीं स्वीकारा जाता है एवं इसी कारण विज्ञान अनेक स्थानों पर अपने सिद्धांतों में आमूलचूल परिवर्तन करते आया है। अतः इन कारणों को सत्य की धार पर परखने का यह प्रयत्न किया गया है। नए अवलोकनों एवं मान्यताओं के मेल से ब्रह्मांड के विषय की मान्यताओं में परिवर्तन निकट भूतकाल में कई बार हो चुका है। विश्व के मूल ढांचे के संबंध जब जब विश्व के विद्वानों ने विचार किया है तब तब क्रांति हुई है। हमारी इस क्रांति का नाम है अपना सच्चा भूगोल। प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, भारतीय तत्वज्ञान पीठ के आचार्य श्री हमारे आमंत्रण का स्वीकार करके यहाँ पधारे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। आइए। नमस्ते। नमस्ते। आचार्य श्री ने खगोल शास्त्र का गहन अभ्यास किया है। वे आपको अपना सच्चा भूगोल के बारे में समझाएंगे। आज का हमारा विषय है अपना सच्चा भूगोल। विषय की शुरुआत करें इससे पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। हम जिस भूमि पर रहते हैं उसे हम वर्ल्ड कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं। आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये पृथ्वी कैसी है? सर, पृथ्वी गोल गेंद जैसी है। सर, पृथ्वी अपनी दूरी पे फिरती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। आज तक आपको जो सिखाया गया है वही आपने मान लिया है, मगर पृथ्वी गोल नहीं है, अपनी धुरी पे फिरती ही नहीं है और सूर्य की परिक्रमा भी नहीं करती। सर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे वैज्ञानिकों ने अपने अवलोकन और कल्पना के आधार पर विश्व का मनगढ़ंत चित्र का सर्जन किया है और हमने मान भी लिया है। आज तक जो पढ़ाया और सिखाया गया ये सब हमने स्वीकार लिया है, क्योंकि पृथ्वी गोल गेंद जैसी है। ये साबित करने के लिए सबसे पहले सरल प्रयोग और उदाहरण देखेंगे अपना सच्चा भूगोल में। ये देखिए, समुद्र में आने वाला ये जहाज कमस्तूल पहले दिखाई देता है। जैसे जैसे वो जहाज नजदीक आता है वैसे वैसे धीरे धीरे उसका ऊपरी भाग दिखाई देने लगता है और फिर उसके बाद नीचे तक संपूर्ण जहाज दिखाई देता है। इस अवलोकन से हमें बताया गया है कि पृथ्वी गोल है, इसलिए दूर
से आने वाला जहाज पृथ्वी की गोलाई में दृष्टिगत भाग के नीचे रहने पर उसका सिर्फ मस्तूल दिखाई देता है, और जहाज नजदीक आने लगता है तो गोलाई के निचले भाग से ऊपर आने लगता है, और जब जहाज एकदम नजदीक आता है तो पूरा दिखाई पड़ता है। लेकिन यह अवलोकन अधूरा है, गैर समझ पैदा करता है। आपको यही तो सिखाया गया है, लेकिन अभी हम आपके सामने सच क्या है वो बताएंगे। देखिए, वही समुद्र, वही जहाज। अभी हम दूरबीन से आने वाले जहाज को देखेंगे। वही जहाज जो अपनी नजर से बिंदु जैसा लगता था और उसका सिर्फ मस्तूल दिखाई देता था, वो दूरबीन से देखने से पूरा जहाज दिखाई देता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी समतल है। भला ऐसा क्यों? वजह यह है कि हमारी आंखों की देखने की निश्चित क्षमता होती है, और इसीलिए तो जहाज बिंदु जैसा दिखाई देता है। जिसे हम मस्तूल का भाग समझते थे, वह वही दूरी पर दूरबीन से देखने से पूरा जहाज दिखाई देता है। इसका मतलब है कि पानी समतल है, पृथ्वी में गोलाई नहीं है, पृथ्वी गोल गेंद जैसी नहीं है। यह प्रयोग छोटा बालक भी कर सकता है। यह भी कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार जल गोलाई में रहता है, लेकिन पृथ्वी की गोलाई का सिद्धांत ही गलत साबित होने से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी काल्पनिक है। अब देखिए ये रेलगाड़ी की पटरियां। रेलगाड़ी की ये पटरियां के बीच खड़े होकर दूर तक दृष्टि डालने से दोनों पटरियां एक साथ मिलती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? अब एक दूसरा भी चित्र देख लीजिए। इस चित्र में 4 कोने वाली पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है। अभी देखो, एक पतंग कटकर दूर तक चला जाता है। कटी हुई पतंग बहुत ऊंचाई पर चली गई है और एक बिंदु जैसी दिखाई दे रही है। क्या ऊंची उड़ती हुई पतंग को देखने में पृथ्वी की गोलाई का अवरोध है? पतंग तो भला आकाश में उड़ रही है, अतः पृथ्वी की गोलाई का अवरोध कहां से होगा? सर, ये तो सोचने वाली बात है। सर, ऐसा क्यों होता है? इसका एकमात्र कारण है हमारी दृष्टि सीमा। जहां दृष्टि सीमा पूर्ण होती है, उसके बाद सभी वस्तुएं गोल बिंदु के रूप में दिखाई देती हैं। यह तो है हमारी आंखों की विशिष्टता, यानी कि देखने की मर्यादा, सीमा। सर, आपकी बात सच है। मैंने कई बार आकाश में धुआं छोड़ते हुए जेट विमान को देखा है। वो वैसे तो काफी लंबा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाने लगता है, एक छोटे से बिंदु जैसा गोल दिखाई देने लगता है। क्योंकि हमारी सीमा के पार चले जाने से वह भी गोल दिखाई देता है। लेकिन हमारी दृष्टि सीमा बढ़ाने के लिए जब हम दूरबीन का प्रयोग करते हैं, तब रेल पटरियां अधिक दूरी पर भी अलग अलग दिखाई देती हैं। वैसे ही बिंदु स्वरूप दिखाई देने वाली पतंग 4 कोनों वाली दिखाई देने लगती है, और वैसे ही जेट विमान भी दिखाई देता है। और फिर दूरबीन से देखने से सीमा के बाहर जाने पर पुनः ये सब चीजें गोल बिंदु रूप दिखाई देती हैं। चलो, अब हम आपको ऐसी ऐतिहासिक घटना सुनाएंगे जो मजेदार बात है। इसके पहले आपको बताना होगा कि सुएज नहर कहां आई है और उसकी लंबाई कितनी है। मैं बताऊं सर? हाँ, बताइए। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है और उसकी लंबाई 100 मील की है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह सुएज नहर कैसे बनी, उसका रोचक इतिहास है। ब्रिटेन की हुकूमत पे यह प्रदेश होते हुए भी ब्रिटिश इंजीनियरों ने स्पष्ट रूप से बोला कि भाई, ये 100 मील लंबी नहर बनाना मुश्किल काम है, हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन फ्रेंच इंजीनियर ने कहा कि हम बना सकते हैं, और फ्रेंच इंजीनियरों ने नहर बनाने का यह काम स्वीकार लिया और शुरू भी कर दिया।
उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन ने अपने देश के प्रमुख सिविल इंजीनियर से पूछा कि भाई हमारे ब्रिटिश इंजीनियर ये काम क्यों नहीं कर सकते, ये तो ब्रिटेन की इज्जत का सवाल है। ब्रिटेन के प्रमुख इंजीनियर ने प्रधानमंत्री को बताया कि हमारे इंजीनियरों का मानना है कि फ्रांस के इंजीनियरों की यह योजना निष्फल जाएगी, क्योंकि ये 100 मील लंबी नहर बनाना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये नहर नहीं बन पाएगी, फ्रेंच की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेहनत भी। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि फ्रेंच लोगों ने ये नहर बनाई और कामयाब भी हुए। सवाल यह उठता है कि ब्रिटिश इंजीनियरों ने नहर बनाने का साहस क्यों नहीं लिया? वो लोग भी कार्यक्षम थे, अगर चाहे तो बना सकते थे। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जो वो लोगों ने नहर बनाने से इनकार किया? क्या आप में से कोई बता सकता है? सर, क्योंकि 100 मील की लंबाई में पृथ्वी की गोलाई 634 फीट होगी, जिसके कारण तटबंध में दरारें पड़ जाएगी और नहर टूट जाएगी, वैसा उन लोगों का मानना होगा। सही जवाब दिया है तुमने, लेकिन नहर तो बनी है और समग्र जगत जानता है कि सुएज नहर बनी है और आज तक हजारों जहाज का आवन जावन हो रहा है। इसका मतलब पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन समतल है। यस, यही तो बात है। फ्रेंच इंजीनियरों ने यह नहर पृथ्वी गोल नहीं मगर समतल है वैसा मानकर बनाई थी। बाद में सन 1877 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नियम बनाया कि भविष्य में नहर एवं रेलवे जैसे निर्माण कार्य में ऐसे इंजीनियरों के टेंडर पर विचार किया जाएगा जो पृथ्वी को समतल मानते हैं। यह नियम आज भी जारी है। ब्रिटेन का यह नियम पृथ्वी सपाट समतल होने का एक प्रमाण है। ईस्वी सन 1873 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक डॉक्टर पैरेलेक्स ने जेनेटिक एस्ट्रोनॉमी नाम की एक बुक रिलीज की और बेडफोर्ड नहर के किनारे कार्टेज बनाकर 9 महीने तक वहां रहे और सैकड़ों प्रयोग किए। सैकड़ों मीलों से सीधा देख सके ऐसा इस नहर में नाव, मस्तूल आदि को दूरबीन एवं अन्य उपकरणों की सहायता से किए गए प्रयोगों के परिणाम अपने जर्नल में लिखे। इसकी प्रतिलिपि अपने पास मौजूद है। इन प्रयोगों से इन विद्वानों ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी की गोलाई का 1 इंच भाग भी इन प्रयोगों में अवरोधक नहीं बना और प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सपाट है, समतल है। सर, आधुनिक भूगोल में इस प्रयोगों का उल्लेख क्यों नहीं है? यह एक आश्चर्य की बात है, लेकिन होगा, हमें विश्वास है। अभी हम एक दूसरी ऐतिहासिक बात करेंगे। चीन की दीवार संसार की सबसे लंबी दीवार है, जो 40 फीट ऊंची, 23 फीट चौड़ी है, बराबर। यह दीवार उस समय कैसे बनाई होगी? यह आश्चर्य की बात है। आज के इंजीनियर भी कल्पना नहीं कर सकते। इतनी लंबी दीवार पृथ्वी को सपाट मानकर बनाई गई है, न कि गोल मानकर, और इसी कारण वह बन पाई। यदि पृथ्वी को गोल माना जाता तो यदि पृथ्वी गोल होती तो नहीं बन पाती। वाल्केश्वर मुंबई में हमने पत्रकारों के सामने ये बात रखी और चुनौती दी कि पृथ्वी की गोलाई के संबंधित हम समझ सके वैसा एक भी प्रमाण दिया जाए तो 1 लाख रुपयों का इनाम दिया जाएगा। किंतु इसे प्रमाणित करने के लिए आज तक कोई नहीं आया है। हमारी चुनौती आज भी जारी है। बोलो, आपको इनाम जीतना है? देखो, पृथ्वी गोल नहीं है, समतल है। यह बात वैज्ञानिक तरीकों से हो। अभी हम ये बताएंगे कि पृथ्वी कितनी विशाल है। इतनी विशाल है कि जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। यह चित्र को ध्यान से देखो। बर्फ के पहाड़ों के मध्य स्लेज गाड़ी द्वारा यात्रा की जा रही है। कैप्टन जे रास ने कैप्टन द फ्रेसियर के साथ दक्षिण महासागर में दक्षिण ध्रुव प्रदेश में 30 अक्षांश पर बर्फ के पहाड़ों पर स्लेज गाड़ी से यात्रा का प्रारंभ किया। उन्होंने एक ही दिशा में 40,000 मील की यात्रा की, 4 वर्ष तक।
लगातार कठिन और अत्यंत मुश्किल यात्रा की, फिर भी दीवार का दूसरा सिरा न मिला। आखिर 40,000 मील की वापसी यात्रा करके वापस लौट आए। आज के भूगोल के अनुसार दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में जहां से यात्रा प्रारंभ की थी, वहां पृथ्वी की परिधि 10,700 मील होती है। दिशा सूचक यंत्र की सहायता से एक ही दिशा में 40,000 मील चले, फिर भी उसी जगह पर वापस नहीं आए। अगर पृथ्वी गोल गेंद जैसी होती तो लगभग 4 बार प्रदक्षिणा हो जानी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ और लौटकर वापस आना पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोल गेंद जैसी नहीं है, बहुत विशाल है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। सर, हमने भूतिया सागर के बारे में कहीं पे सुना है, वो कहाँ है सर? अच्छा सवाल है। वो भूतिया सागर है बरमूडा त्रिकोण। वो उत्तरी अमेरिका से लगभग 2,500 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में है और ये बरमूडा त्रिकोण से पहचाना जाता है। 18वीं सदी से आज तक इस त्रिकोण के क्षेत्र में आने वाले हजारों की जनसंख्या एवं 100 विमान तथा सैकड़ों जहाज गायब हो गए, जिसका कोई पता नहीं है। अत्यंत आधुनिक यंत्रों से बने विमान तथा जहाज भी इस क्षेत्र में पहुंचते ही उनके यंत्र अचानक बंद हो जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के होते हुए इस बरमूडा त्रिकोण का रहस्य अभी तक नहीं मिला। अमेरिका के वैज्ञानिक बरमूडा त्रिकोण को पार न कर सके तो पृथ्वी गोल है तथा उसके चारों ओर प्रदक्षिणा की जा चुकी है, इस बात को भला कौन मान सकता है? लेकिन सर, हमें तो ऐसा सिखाया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर कई बार प्रदक्षिणा हो चुकी है। आज तक जिन जिन वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की परिक्रमा की है, वह मात्र पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की है। उत्तर दक्षिण संपूर्ण रेखांश पर एक भी परिक्रमा नहीं की गई, क्योंकि यह असंभव है। लेकिन असंभव क्यों है, यह स्पष्ट करने के लिए हम आपको चित्र दिखाएंगे। अब इस चित्र को देखो। दक्षिण अमेरिकन सर्वे कंपनी की कई साल के रिपोर्ट्स में वे लिखते हैं कि विषुववृत्त से 23.5 उत्तर में एक रेखांश 40 मील का है। आगे वही रेखांश 35, 30, 25 होते होते शून्य पर उत्तरी ध्रुव में दोनों रेखाएं मिल जाती हैं। विषुववृत्त से 23.5 के दक्षिण में एक रेखांश पर आगे बढ़ते जाने पर चौड़ाई बढ़ते बढ़ते नीचे दक्षिण की ओर 103 मील तक चौड़ा हो जाता है। अपनी वर्तमान दुनिया गुंबज के आकार के विशाल टीले सदस्य हैं। यदि यह गोल गेंद जैसी होती तो विषुववृत्त से उत्तर ध्रुव की ओर रेखांश की चौड़ाई कम होती जा रही है। उसी तरह दक्षिण में भी होनी चाहिए, किंतु उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा नीचे परिस्थितियां विपरीत हैं। सर, तो फिर हमें सिखाया जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, वो भी एक गति से नहीं, 3 गति से। और यह भी पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रति घंटा 1000 मील से अधिक, सूर्य के चारों ओर प्रति घंटा 66,000 मील से और सूर्य के साथ प्रति घंटा 7,20,000 मील से ही तेज रफ्तार में घूमती है। लेकिन यह सच नहीं है। अगर पृथ्वी इस प्रकार गति करने लगे तो हमारे मकान, पर्वत, नदी, नाले, समुद्र वगैरह यह सब स्थिर कैसे रह सकते हैं? अरे 1-2 सेकंड का भूकंप जो हाहाकार मचा देता है, तब प्रति घंटे 1000 मील की गति से अगर जब पृथ्वी घूमने लगे तो भला सोचो, अपनी पृथ्वी घूमती है। यह मान लिया जाए तो यदि हमें अमेरिका जाना हो तो एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं और हेलीकॉप्टर को 100-200 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर आकाश में स्थिर खड़ा कर दिया जाए और नीचे देखते रहें
कि पृथ्वी घूमते घूमते जब अमेरिका हमारे नीचे आ जाए तब हेलीकॉप्टर को नीचे उतारकर सीधे अमेरिका पहुंच जाएंगे हम लोग। क्यों? है ना आसान तरीका। वायुयान या हेलीकॉप्टर को 10,000 मील चलाकर बेकार पेट्रोल खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी घूमती ही नहीं। सर, आपने तो एक ही प्रयोग दिखाकर साबित कर दिया कि पृथ्वी घूमती नहीं है। तो फिर हम दूसरे प्रयोग भी दिखाएंगे। अभी यह चित्र देखो। बताया जाता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यदि ऐसा होता है तो हवा पूर्व की ओर से आनी चाहिए। जैसे कि चक्री में बैठे सभी बालकों की पताका जब चक्री तेजी से घूमती है तब एक ही दिशा में दिखाई देती है। यानी कि जिस दिशा में चक्री घूम रही है उसके विपरीत दिशा में पताका उड़ रही है। लेकिन हम अनुभव करते हैं कि पृथ्वी पर जो हवा आती है वो अलग दिशाएं बदलती रहती है। मंदिर के शिखर की ध्वजा चारों दिशा में उड़ती रहती है। यह सब घटनाएं हमें बताती हैं कि पृथ्वी घूम नहीं रही है। नहीं तो ध्वजा मात्र पूर्व दिशा की हवा से पश्चिम की दिशा में ही उड़ती। ये बात हुई अनुभव की। अभी हम बात करेंगे भूगोल की। इस चित्र को देखो। ऊपर ध्रुव तारा है और नीचे पृथ्वी है। यदि पृथ्वी गोल होती तो यह ध्रुव तारा विषुववृत्त रेखा से नीचे जाने वाले को दिखाई नहीं देना चाहिए। पृथ्वी की गोलाई की आड़ में भला कैसे दिखाई देगा? किंतु दक्षिण ध्रुव की साहसिक यात्रा करने वाले कैप्टन नील के कथानुसार दक्षिण में 30 अक्षांश तक ध्रुव तारा स्पष्ट दिखाई देता है। अभी इस चित्र को देखो। ऊपर ध्रुव तारा है और नीचे सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी है। 23 सितंबर को तथा 21 मार्च को ध्रुव तारा ठीक ऊपर की दिशा में दिखाई देता है, जबकि 21 जून को पृथ्वी जहां होती है वहां से 22 दिसंबर को 30 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक दूर जा चुकी होती है। यदि पृथ्वी घूमती होती तो 21 जून को ध्रुव तारा पृथ्वी से बाईं और एवं 22 दिसंबर को पृथ्वी 30 करोड़ किलोमीटर दूर जाने के कारण ध्रुव तारा पृथ्वी से दाहिनी ओर दिखाई देना चाहिए। यदि पृथ्वी घूमती होती तो, किंतु ध्रुव तारा तो अचल है और हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा 12 महीने एक ही स्थान पर दिखाई देता है। इसलिए कहा जा सकता है कि पृथ्वी घूमती नहीं है, लेकिन सूर्य एवं चंद्र घूमते हैं। पृथ्वी तो थाली के आकार की चपटी है। सर, अगर वैसा है तो फिर रात और दिन कैसे होते हैं? पहले आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी अत्यंत विशाल है तथा सूर्य बहुत छोटा है। लेकिन सर, हमें तो यह पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी सूर्य से 110 गुनी छोटी है। हमारे आधुनिक खगोल शास्त्री यही बात बताते हैं। अगर उनकी बात मान ली जाए तो क्या होगा मालूम है? चलो प्रयोग करके देखते हैं। यह विशाल सूर्य देखो और यह छोटी सी दुनिया जैसी पृथ्वी देखो। इतनी छोटी सी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैला रहेगा। अंधकार का तो नाम ही ना रहेगा। अर्थात दिन को 12 बजे जो स्थिति होगी वही पूरा दिन भर होगी। रात दिन शाम सवेरा जो हम अनुभव करते हैं वो इस स्थिति में कैसे हो सकता है? इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि आधुनिक खगोल शास्त्री की बात काल्पनिक है। सच बात तो यह है कि पृथ्वी विशाल है और सूर्य बहुत छोटा है। लेकिन सर, जब अपोलो स्पेसक्राफ्ट चंद्र पर पहुंचा और उसने पृथ्वी की तस्वीरें भेजी, उसमें तो पृथ्वी गोल दिखाई देती है। आकाशयान अपोलो चंद्र पर गया ही नहीं। तो फिर फोटोग्राफ किसके हैं? यही बात बताई जा रही है। आज प्रचार तंत्र द्वारा हमें बताया जा रहा है कि अवकाश यात्री चंद्रमा पर पहुंच गए और बहुत से लोग इसे ब्रह्म वाक्य प्रमाण जैसा महत्व दे रहे हैं, किंतु यह एक प्रपंच मात्र है, सरासर झूठ है। सर्वप्रथम इस बात पर विचार करें
कि चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। अमेरिका, रशिया और दूसरे देशों के वैज्ञानिक अलग अलग बात करते हैं। मजे की बात तो यह है, अवकाश यात्रियों ने भी विरोधाभासी बातें बताई हैं। पृथ्वी टेनिस और गोल्फ की गेंद के बीच के आकार की है। पृथ्वी का व्यास 7,926 मील और चंद्र का व्यास 2,160 मील माना जाता है। मतलब कि पृथ्वी चंद्र से लगभग 4 गुनी बड़ी है और चंद्र पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। पृथ्वी पर से चंद्र तस्तरी जैसा 9 इंच की गोलाई में दिखाई देता है, तो चंद्र पर से पृथ्वी 4 गुनी बड़ी एक थाल के बराबर 36 इंच की गोलाई में दिखाई देनी चाहिए। किंतु अमेरिका से प्रसारित सभी चित्रों में पृथ्वी हमें दिखाई देने वाले चंद्र जितनी ही दिखाई देती है। रूस ने चंद्र पर सर्वप्रथम जो रॉकेट भेजा था वह 12,000 मील की गति से भेजा और उसे चंद्र पर पहुंचने में 34 घंटे लगे। इससे दूरी 4,08,000 मील हुई। जबकि अमेरिका द्वारा छोड़ा गया रेजर यान प्रति घंटा 6,000 मील गति से 67 घंटे में पहुंचा। इस प्रकार यह दूरी 4,02,000 मील हुई। अब दोनों में से कौन सी बात सत्य मान ली जाए? क्योंकि यदि 1 मील का भी फर्क होता तो रॉकेट जल जाएगा तथा लक्ष्य से दूर चला जाएगा, जबकि यहां अंतर 6,000 मील का है। पाठ्य पुस्तकों में चंद्र की दूरी 2,30,000 मील पढ़ाई जाती है। हाँ, यही तो बात है। कहां 2 लाख और कहां 4 लाख, कितना फर्क। और दूसरी महत्व की बात यह है कि अमेरिकन रीडर्स डाइजेस्ट कंपनी ने प्रकाशित किया गया द वर्ल्ड एटलस में लिखा गया है कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की जो भिन्न भिन्न पहियां हैं उसमें पृथ्वी से 200 मील पर आइनोस्फीयर है, जहां तक गई रेडियो तरंगे तथा अन्य तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ सकती हैं। किंतु इसके ऊपर एक्सोस्फीयर है, जहां कॉस्मिक किरणों की अधिकता के कारण वहां पहुंची हुई रेडियो की तरंगे परावर्तित होकर वापस नहीं आ सकती। अभी सवाल यह उठता है कि यदि अपोलो यान पृथ्वी से 2.5 लाख मील ऊपर गया हो तो उसके यात्रिकों के साथ नासा के वैज्ञानिकों का संपर्क किस प्रकार हुआ? अपोलो यान के यात्रियों द्वारा टेलीविजन सेट के चित्रों का प्रक्षेपण किस प्रकार किया गया? है ना सोचने की बात? वास्तव में अपोलो यान पृथ्वी से ऊपर 190 मील की ऊंचाई से अधिक आइसोस्फीयर की सीमा से बाहर गया ही नहीं। इसीलिए तो नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बातचीत हो सकी थी और टेलीविजन प्रोग्राम दिखाया जा सका। वहां शून्यावकाश नहीं था। सर, अवकाश यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र पर 160 मिनट चले थे। वैसे फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं। वो तो जगत को दिखाने के लिए अमेरिका के मरुस्थलीय प्रदेश मेवाड़ा राज्य के एक स्टूडियो में नील आर्मस्ट्रॉन्ग की चंद्र पर उतरने की शूटिंग की गई थी और उसका जीवंत प्रसारण किया गया था। सर, लेकिन ये बात आप कहां से लाए? दक्षिण कैलिफोर्निया में रॉकेट डाइन नाम की अमेरिकन कंपनी के तकनीकी विभाग के प्रमुख कार्यकारी मिस्टर बिल के सिंह ने संपूर्ण चंद्र यात्रा के रहस्यमय षड्यंत्र के लौह आवरण को अपने प्राण को खतरे में डालकर वी नेवर वेंट टू मून नाम के पुस्तक को प्रकाशित किया। इसमें यह सब बातें बताई गई हैं। इस पुस्तक में कई चित्र हैं। मेवाड़ा कहां है, उसका नक्शा कहां है, इस शूटिंग का नाटक कहां किया गया था उसका नक्शा भी है। वहां के कार्यालय एवं स्टाफ सभी के चित्र प्रकाशित हैं। विल्कर सिंह स्वयं रॉकेट बनाने वाले विभाग के प्रमुख थे, इसलिए स्वयं के सत्यानुभव इस पुस्तक द्वारा प्रकाशित करके चंद्र यात्रा के षड्यंत्र पर डाले गए लौह आवरण को उठाकर समस्त वैज्ञानिक विश्व में हंगामा मचा दिया। और यह पुस्तक हमारे जम्बूद्वीप रिसर्च सेंटर पालिताना के कार्यालय में है। बोलो, पृथ्वी गोल गेंद जैसी नहीं है, घूमती नहीं है और अभी इसके बारे में कोई भी सवाल उठता है तो आप पूछ सकते हो।
सर, अब हम सबको पूरा विश्वास हो गया है कि पृथ्वी गोल गेंद जैसी नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं है तो फिर अपने अक्षय पे कैसे घूमेगी? उसका मतलब है कि पृथ्वी घूमती ही नहीं और सूर्य के आसपास परिक्रमा भी नहीं करती और अपोलो चंद्र पर गया ही नहीं। देखो, वैज्ञानिक प्रगति में किसी भी बात को अंतिम सत्य के रूप में नहीं स्वीकारा जाता है। विज्ञान अनेक स्थानों पर अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करते आया है। हो सकता है कि हमारी ये बातों को भविष्य में स्वीकार कर भी ले, यदि ये संपूर्ण संशोधन और सत्य की राह पर चले तो।